नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज की क्लास के माध्यम से हम लोग यूपीपीसीएस मेंस जीएस पेपर फर्स्ट में कला और संस्कृति के बारे में बातचीत करेंगे। इससे पहले हमने 2 क्लासेस ली हैं जिनमें हमने बातचीत किया कि यूपीपीसीएस मेंस का कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद दूसरी क्लास में हमने बातचीत किया जीएस पेपर फर्स्ट का जो डिटेल सिलेबस है उसके बारे में बातचीत किया और उसको किस प्रकार से तैयार करना है, कितना क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर के आते हैं और टाइम कितना दिया जाता है, और उसके लिए कंप्लीट स्ट्रेटजी हमने बताया था। बेसिकली आज की क्लास के माध्यम से हम जो पहला विषय है जीएस पेपर फर्स्ट में कला और संस्कृति, उसके बारे में बातचीत करेंगे, उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे और उसको किस अप्रोच के साथ पढ़ना चाहिए उसके बारे में बातचीत करेंगे। दोस्तों, आज की क्लास आप देख रहे हैं, इससे पहले मैं उम्मीद करूंगा कि आपने पिछली क्लास को जरूर देखा होगा, फिर जो है आप इस क्लास को देख रहे हैं। दोस्तों, मैं क्लास स्टार्ट करूं उससे पहले एक सूचना है। आप सभी जानते हैं सिविल सर्विसेज ट्यूटर के द्वारा यूपीपीसीएस मेंस के लिए हैंड राइटिंग नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा है। जब आप इस व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क करेंगे तो यहाँ पर आपको नोट्स का डेमो भेजा जाएगा और नोट्स लेने की प्रक्रिया बताई जाएगी। दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों देखिए, जो यूपीपीसीएस मेंस में जीएस पेपर फर्स्ट में जो सबसे पहला विषय है वो है कला और संस्कृति, जो कि सबसे पहले यूनिट में है। ये हमने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है। यहाँ पर मैं बातचीत करूँ कि यूनिट नंबर में 1 में क्या लिखा गया था, तो आप देखिए यहाँ पर यूनिट नंबर जो 1 था उसमें लिखा गया था भारतीय संस्कृति के इतिहास में भारतीय संस्कृति के इतिहास में भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के कला रूप, साहित्य और वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलू शामिल होंगे। बेसिकली ये आपका सिलेबस है। क्या? भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के कला रूप, साहित्य और वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलू शामिल होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि सिलेबस से बहुत ज़्यादा आपको जानकारी नहीं मिल रही है, बट हाँ इतना अंदाज़ा जरूर लग रहा है कि हमें सबसे पहले यूनिट में भारतीय कला और संस्कृति के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमें प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के कला रूप, साहित्य और वास्तुकला के बारे में बातचीत करना है। हालांकि इसमें हम लोग यह भी बातचीत करेंगे कि इस सिलेबस के माध्यम से हमें किस अप्रोच के साथ पढ़ाई करनी है। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि सिलेबस से बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिल रही है, इसलिए हम लोग PYQ को देखेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में हमें कला और संस्कृति को किस प्रकार से तैयार करना है, उसका क्या ट्रेंड एनालिसिस है और उसको पढ़ने का क्या अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, लेकिन उससे पहले चूंकि आप देख रहे हैं कि भारतीय संस्कृति के इतिहास में, तो इतिहास से ही कला और संस्कृति संबंधित है। तो जब तक हम इतिहास का एक बेसिक कंसेप्ट नहीं समझ लेते तब तक हमें कला और संस्कृति के बारे में थोड़ी सी जानकारी समझने में असहज महसूस होगा। इसलिए सबसे पहले हम लोग इतिहास को थोड़ा सा समझ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, मैं यहाँ पर बातचीत करूँ कि इतिहास को बेसिकली हम लोग 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, जो सबसे पहला भाग है वो है प्राचीन काल, जो दूसरा भाग है वो है मध्यकाल और जो तीसरा भाग है वो है आधुनिक काल, वो है आपका आधुनिक काल। दोस्तों, अगर मैं बातचीत करूं कि प्राचीन काल में, देखिए हम मुख्य बातें केवल यहाँ पर कर रहे हैं ताकि एक बेसिक कंसेप्ट आपके अंदर बिल्ड हो, न कि मैं आपको इतिहास पढ़ा रहा हूँ कि इतिहास का एक एक पॉइंट मैं लिखूँ तो आप ये समझ पाएँ कि हमारे ज्ञान का परीक्षण कितना है। ठीक है, तो ये आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे, बल्कि मैं क्या कहना चाहता हूँ थोड़ा सा आप इसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैं आपका जो माइंड सेट है ना वो एक दिशा में ले जाना चाहता हूँ। वहाँ पर आपको ये समझाना चाहता हूँ कि देखिए कला और संस्कृति का बेसिकली यूपीपीसीएस मेंस में मेनली ये रोल है। ठीक है, मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, प्राचीन काल की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हम इसमें क्या क्या पढ़ते हैं। देखिए, इसमें हम पढ़ते हैं पाषाण काल, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जोरवे संस्कृति। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं महाजनपद काल। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मगध साम्राज्य। ठीक है, एक सेकेंड।
मगध साम्राज्य में कई वंश आते हैं, जैसे यहाँ पर एक सूत्र है हसीन मशुकसा, हसीन मशुकसा, ठीक है। तो यहाँ पर शब्दों पर मत जाइएगा, बेसिकली मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ह से हरेक वंश, सी से शिशुनाग वंश, तो शिशुनाग इस प्रकार से लिखा जाता है, तो आप इसको मानेंगे कि सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, क से कण्व वंश, सा से सातवाहन वंश। तो ये जो है हसीन मशुकसा मगध साम्राज्य के अंतर्गत इतने सारे वंश है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं गुप्त वंश, इसी में गुप्तोत्तर वंश भी है, गुप्तोत्तर वंश, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा विदेशी आक्रमण वगैरह देख लेते हैं, लेकिन हम बेसिकली इतना जान रहे हैं कि पाषाण काल पढ़ते हैं, प्राचीन काल में पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, जोरवे संस्कृति, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, मगध साम्राज्य जिसमें हम लोग मौर्य काल पढ़ते हैं, और गुप्त काल, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता से तो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ठीक है। अभी तक जो है ये हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन पूछा गया है, वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मगध साम्राज्य में मौर्य काल से क्वेश्चन पूछा गया है, और गुप्त वंश से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्राचीन काल में मैं अभी ये दिखा रहा हूँ कि ये पॉइंट्स हमें पढ़ने होते हैं। अगर मैं यहीं पर बातचीत करूँ मध्यकाल के बारे में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मध्यकाल में भी दो भाग होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्व मध्यकाल, जिसमें हम लोग राजपूत वंश, ठीक है, इसके बारे में मैं डिटेल नहीं बात करूँगा। उसके बाद चौहान वंश वगैरह बहुत सारे हम लोग वंश पढ़ते हैं। इसमें अगर मैं बातचीत करूं जिसको बोलते हैं उत्तर मध्यकाल, इसमें हम लोग दो लेकर चलते हैं। एक तो आपका आता है दोस्तों, ये है आपका सल्तनत काल, और दूसरा है आपका मुगल काल, ठीक है। यहाँ पर सल्तनत काल की अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए भी एक जो है सूत्र आप याद रखिएगा, गुलाब खिले तो सांस लो, ठीक है। तो गुलाम वंश, ठीक है, खी से खिलजी वंश, गुलाब खिले तो सांस लो, ठीक है, खिलजी वंश, गुलाब खिले लोदी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, सैयद और लोदी, ठीक है। गुलाब खिले तो सांस लो, ठीक है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। इसकी मैं बात करूँ तो बाबर, हुमायूं, अकबर, ठीक है, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ठीक है। ये आपके मध्यकाल के भाग रहे। बाकी यहाँ से अगर मैं बातचीत करूँगा तो उसके बाद आधुनिक काल आता है, जहाँ से आप देखेंगे कि वास्को डी गामा वगैरह का आगमन होता है। बेसिकली यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर मैंने तैयार किया है दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप इसको या तो अपने नोटबुक में उतार लीजिए अभी, या तो आप माइंड सेट में फिट कर लीजिए। मैं चाहूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर आप अपने इसको नोटबुक में जरूर उतारेंगे। मैं यहाँ पर जितनी भी चीज़ें लिखता हूँ, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अपने नोटबुक में जरूर उतारते होंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, मैंने बताया कि इतिहास के बेसिकली 3 भाग होते हैं, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। तो प्राचीन में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं और मध्यकाल में क्या पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आधुनिक काल के बारे में हमने बातचीत नहीं किया, चूंकि अभी हम कला और संस्कृति के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो आधुनिक भारत से संबंधित यूपीपीसीएस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी उतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा माइंड सेट किए रहिएगा। अभी मैं थोड़ा सा दूसरे तरफ जाता हूँ, ठीक है। अब ये चूंकि बताने का एकमात्र मकसद ये है कि जब मैं प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र उठाऊंगा तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए ज़्यादातर प्रश्न कहाँ से पूछे गए हैं। तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर प्रश्न आपके प्राचीन जो है काल से प्रश्न पूछे गए, ठीक है। तो यही बेसिकली समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। अब देखिए, मैं चूंकि प्रश्नों को उठाऊँ तो प्रश्न समझना भी जरूरी है, ठीक है। केवल प्रश्नों को उठाकर मैं वेरीफाई कर दूँ कि देखिए प्राचीन काल से प्रश्न पूछे गए हैं तो बेहतर नहीं होगा। प्रश्नों को उठाकर उसको समझाना बहुत बेहतर बात है, लेकिन सबसे पहले प्रश्नों की प्रकृति आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि यूपीपीसीएस मेंस में डिस्क्रिप्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, और प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि मान लीजिए मैंने कोई भी प्रश्न उठाया, ठीक है। मैं ऐसे ही एक प्रश्न बोल दे रहा हूँ। मैंने कहा कि हड़प्पा सभ्यता की नगरीय नियोजन के बारे में टिप्पणी करिए। तो लास्ट में एक शब्द आता है टिप्पणी करिए, ठीक है। अर्थात जो पुछल्ले कुछ शब्द होते हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। पुछल्ले शब्द, पुछल्ले शब्दों के बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैं थोड़ा सा समझ लेता हूँ। जैसे कई बार प्रश्न में ये आता है कि आलोचनात्मक व्याख्या करें या फिर विवेचना करें, व्याख्या करें। यहाँ पर मान लीजिए एक टर्म आ गया आपका कि विवेचना करें, विवेचना करें या फिर व्याख्या करें, ठीक। दूसरा शब्द आता है आलोचनात्मक, आलोचनात्मक व्याख्या करें, ठीक है। जो तीसरा शब्द आता है दोस्तों वो होता है चर्चा करें।
जो चौथा शब्द आता है दोस्तों वो है आपका समीक्षा करें या फिर मूल्यांकन करें। समीक्षा या फिर मूल्यांकन करें, ठीक है। जो पांचवा शब्द है दोस्तों वो है आपका परीक्षण करें, ठीक। और जो सातवां है वो आलोचनात्मक परीक्षण करें। ठीक है, ये कुछ शब्द हैं जो पुछले शब्द के रूप में आपको प्रश्नों के अंत में देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं, फिर प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र समझने में आपको आसानी होगी दोस्तों। देखिए जैसे ही कहता है कि विवेचना करिए, व्याख्या करिए। मान लीजिए जैसे मुझे अगर इस मार्कर का विवेचना करना हुआ या फिर इस मार्कर का मुझे व्याख्या करना हुआ, तो मैं कुछ इस प्रकार से बताऊंगा कि ये क्या है, ठीक है, किससे बना है, इसकी उपयोगिता क्या है, ठीक है, ये किस किस काम में आता है, ठीक है। तो बेसिकली हम इसके बारे में जितनी भी बेसिक बात होगी हम उन सब के बारे में इसको बताएंगे कि मार्कर की क्या क्या विशेषता है, किस लिए बनाई गई है, इसका उपयोग क्या है, इसके बारे में बेसिकली हम लोग बेसिक बात बताएंगे, ठीक है। तो मेन विवेचना करना है, फिर व्याख्या करने का मतलब इतना ही होता है। अगर मैं आलोचनात्मक परीक्षण की या फिर व्याख्या की बात करूँ तो देखिए सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि जो आंसर राइटिंग होता है दोस्तों, आंसर राइटिंग, ठीक है, इसमें हम लोग 3 भाग मानकर चलते हैं। एक तो आपका इंट्रोडक्शन होता है, ठीक, दूसरा आपका मेन बॉडी होता है, तीसरा आपका कंक्लूजन होता है, ठीक है। आप इसको समझेंगे तो हम लोग जब इंट्रो देते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मुझे इस मार्कर का इंट्रो देना हुआ तो मैं किस प्रकार बताऊंगा कि ये जो है एक मार्कर है जिससे बोर्ड या व्हाइट बोर्ड पर लिखा जाता है, ठीक है। ये एक मार्कर है जिससे व्हाइट बोर्ड पर लिखा जाता है, बेसिकली यही इसका परिचय हुआ। अब अगर मेन बॉडी में बातचीत करेंगे तो ये किससे बना है, इसकी क्या उपयोगिता है, ये किस किस काम में आता है, ठीक है। इसके बारे में हम जो भी जितनी बात होगी बताएंगे। उसके बाद निष्कर्ष में हो सकता है कि हम इस मार्कर की थोड़ी बहुत कुछ कमी बता दें या फिर सुझाव दे दें कि इसमें ये सुधार किया जा सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए जैसे हम आलोचनात्मक व्याख्या की बात करते हैं तो आपको मार्कर के बारे में बताना है, ठीक है, मार्कर के बारे में बताना है, लेकिन इसका जो है थोड़ा बहुत कमी भी आपको बतानी है, ठीक है। कमी, बुराई नहीं करनी है, कमी बतानी है कि इसमें कौन कौन सी कमी है, ठीक है। मैं अभी जो प्रश्न है उसको समझाऊंगा, केवल अभी थोड़ी थोड़ी इन सारी चीज़ों को समझा रहा हूँ। आलोचनात्मक व्याख्या का मतलब ही यही होता है कि आप इसके बारे में सबसे पहले बताएंगे, उसके बाद इसकी कमी बताएंगे कि ये इसमें कमी है, ठीक है। बाद में आप लास्ट में सुझाव भी दे सकते हैं, वो बात की बात है, लेकिन इसमें आप कमी भी बताएंगे दोस्तों, ठीक है। अगर हम बातचीत करते हैं, अगला जो है चर्चा करें। देखिए इसमें चर्चा करें, जैसे मान लीजिए जो संसद में जैसे कोई बजट जब जाता है तो वहाँ पर डिस्कस होता है, चर्चा की जाती है, तो वहाँ पर आपका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों को रखना होता है। जैसे मैं कहूँ कि इस मार्कर की चर्चा करें तो मैं बताऊँगा कि इस मार्कर की ये विशेषता है, इस मार्कर में ये अच्छाइयाँ हैं, ठीक है। लेकिन वही फिर मैं बताऊँगा कि इस मार्कर में ये कमियाँ हैं, इस मार्कर में ये सुधार किया जा सकता है। बेसिकली हम इसके बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है। तो ये जो है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों को लेंगे हम लोग, किसमें तो कहेंगे चर्चा करे वाले पुछले शब्द में। अगर मैं बातचीत करूँ समीक्षा करें या फिर मूल्यांकन करें दोस्तों, ध्यान रखना आपकी कॉपी का मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। आपकी कॉपी का मूल्यांकन किया जाता है, तो मूल्यांकन का मतलब ही यही होता है कि एक निश्चित पैमाना है, उससे निश्चित पैमाने के अकॉर्डिंग आपको तय करना है कि वो कितना बेहतर है, ठीक है। जैसे मुझे अगर इस मार्कर के बारे में बताना हुआ तो सबसे पहले मैं इस मार्कर के बारे में बेसिक बात बताऊंगा, फिर हमारे सामने एक बेसिक पैमाना है, एक निश्चित कसौटी है, जिसके आधार पर हम बताएंगे कि इस आधार पर इस मार्कर में ये कमियां हैं, ठीक है। तो बेसिकली मूल्यांकन का मतलब यही होता है। अगर मैं समीक्षा की बात करूं तो डायरेक्टली इसमें कमी बताई जाती है। जैसे मान लीजिए मैं ये बात करता हूं, इस मार्कर के बारे में थोड़ा सा बेसिक बात करूंगा, उसके बाद डायरेक्टली मैं इस मार्कर की कमियां बताना शुरू कर दूंगा कि ये इस आधार पर इस मार्कर की ज्यादातर कमियां हमें देखने को मिले। तो इसमें ज्यादा अंतर नहीं होता, इसलिए मैंने साथ में लिखा है। तो समीक्षा और मूल्यांकन को बेसिकली आपने समझ लिया होगा। अब यहां पर बात करता हूं परीक्षण करें। देखिए दोस्तों, परीक्षण का मतलब होता है कि कितना सही है, कितना सही कितना है और कितना गलत है, और कितना गलत है। तो आप परीक्षण जब करते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि कितना सही है और कितना गलत के बारे में आप बातचीत करेंगे, बताएंगे कि इसमें ये चीज़ें हैं जो कि सही है और ये चीज़ें हैं जो कि गलत है। तो इसका एक अपना अलग देखेंगे डायग्राम बनेगा, जबकि मूल्यांकन का एक अपना अलग डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो परीक्षण करने का मतलब ये होता है कितना सही है और कितना गलत है दोस्तों। अगर मैं आलोचनात्मक परीक्षण की बात करूँ तो यहाँ पर आपको कमी बतानी है और कमी बताने के साथ में यहाँ पर आपको सुझाव भी निश्चित रूप से देना होता है, ठीक है। तो आप इस सभी बातों को ध्यान में रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें कुछ जो मुझे ऐसा लगता है, मुझे जो जानकारी थी मैंने आपको बताया, समझाने का प्रयास किया कि ये पुछले शब्द हैं और इनका ये मीनिंग होता है, ठीक है। अब आइए हम थोड़ा सा प्रश्नों को देखते हैं। तो प्रश्नों को देखकर हम समझेंगे कि प्रश्न कहाँ से पूछे गए और बेसिक उसका मतलब क्या हो सकता है दोस्तों। देखिए दोस्तों अभी तक
यूपी पीसीएस मेंस में कला और संस्कृति से जो प्रश्न पूछे गए हैं, अभी तक टोटल 11 प्रश्न पूछे गए हैं 2018 से लेकर अब तक, ठीक है। मतलब 2023 तक 11 प्रश्न अभी तक कला और संस्कृति से पूछे गए हैं। तो मैं जो है ईयरली भाई आपको ये बताते चल रहा हूँ कि कौन कौन से ईयर में कौन क्वेश्चन पूछे गए थे और कहाँ से पूछे गए थे और क्वेश्चन की क्या प्रकृति है, ठीक है। देखिए, जो सबसे पहले 2018 में प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर 2018 में एक प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न क्या था कि विश्व शांति स्थापना में बौद्ध साहित्य की भूमिका। ये 8 नंबर का प्रश्न पूछा गया। तो कल ही मैंने बताया था कि कितने नंबर के प्रश्न, कितने सेक्शन होते हैं। ये सारी वीडियो, अगली वीडियो में हमने ये सारी बातें बताई हैं। प्रश्न क्या है कि विश्व शांति स्थापना में बौद्ध साहित्य की भूमिका का वर्णन करिए। अब देखिए, यहाँ पर वर्णन आया, अर्थात व्याख्या करना, विवेचना करना, वर्णन करना, ये तीनों शब्द एक ही हैं। तो आपने कई बार सुना होगा कि यूपी पीसीएस मेंस में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, अगर मैं बातचीत करूँ कि विश्व शांति स्थापना में, ठीक है, बौद्ध साहित्य की क्या भूमिका है, क्या रोल है, इसका वर्णन करना है, तो बहुत सिंपल सवाल है। बट यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो है वैदिक साहित्य से प्रश्न पूछा गया है। वैदिक साहित्य या फिर बौद्ध जो चैप्टर है, बौद्ध धर्म, यहाँ से ये प्रश्न पूछा गया, ठीक है। तो बेसिकली यही समझाने का मतलब था कि ये जो विश्व शांति स्थापना में बौद्ध साहित्य की भूमिका का वर्णन करिए, 8 नंबर का प्रश्न, ये जो है प्राचीन इतिहास से या प्राचीन कला और संस्कृति से पूछा गया था, ठीक है। अगला देखिए, जो प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, मैं इसको दिखाता हूँ। अगला प्रश्न पूछा गया था 2019 में 2 प्रश्न पूछे गए थे। 2019 में 2 प्रश्न पूछे गए थे। जो दूसरा पहला प्रश्न था वो था 600 से लेकर 300 ईसा पूर्व के मध्य, 600 से लेकर 300 ईसा पूर्व के मध्य मानव के सामाजिक, आर्थिक, आर्थिक विकास में लौह भूमिका का वर्णन कीजिए। विकास में लौह खनिज की भूमिका का वर्णन कीजिए। भूमिका का वर्णन कीजिए। वर्णन कीजिए, ठीक है दोस्तों। ये पहला प्रश्न पूछा गया था। और जो दूसरा प्रश्न पूछा गया था वो था वैदिक शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए और वर्तमान में इसकी सार्थकता की समीक्षा करिए। वर्तमान में इसकी समीक्षा करिए, ठीक है। ये जो है आपका 12 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि 2019 में 2 प्रश्न पूछे गए। पहला प्रश्न क्या है, 600 से 300 ईसा पूर्व के मध्य मानव के सामाजिक, आर्थिक, ठीक है, विकास में लौह खनिज की भूमिका का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। और 600 से लेकर 300 ईसा पूर्व ये प्राचीन काल से संबंधित है, ठीक है। ये क्या प्राचीन काल से संबंधित है, ठीक है। वैदिक शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करिए, ठीक है। और इसकी वर्तमान में सार्थकता की समीक्षा करिए। समीक्षा शब्द यहाँ पर देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो इसीलिए मैंने बताया कि समीक्षा शब्द का मतलब क्या होता है, मतलब मूल्यांकन करिए, ठीक है। तो वर्तमान में इसकी सार्थकता की मूल्यांकन करिए। अगर आप ये शब्द जैसे ही समझ गए तो फिर आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखने में आसानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रश्न किस प्रकार के पूछे गए और प्रश्नों की प्रकृति क्या है, और जो सब प्रश्न पूछे जा रहे हैं हम उसको आसानी से समझ रहे हैं। जैसे अगर मैं इन तीनों प्रश्नों को डिटेल में समझाऊँ
तो विश्व शांति स्थापना में बौद्ध साहित्य की भूमिका का वर्णन करिए। अब देखिए जो बौद्ध साहित्य है इसमें बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, बट विश्व शांति की स्थापना में बौद्ध साहित्य की क्या क्या भूमिका है आप उसको वहाँ पर ये चीज़ें इंडिकेट करेंगे तो इस जो है प्रश्न का उत्तर देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर जो शब्द है अगर 8 नंबर का तो मतलब 125 शब्द में वहाँ पर लिखना है, तो बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, आपको वहाँ पर मेन बातें बता देनी है, ठीक है। उसके बाद 600 से लेकर 300 ईसा पूर्व के मध्य मानव के सामाजिक विकास, सामाजिक आर्थिक विकास में लौह खनिज की भूमिका का वर्णन करना है। अर्थात 600 से लेकर 300 ईसा पूर्व के मध्य की बातें बहुत सारी है, बट इसमें जो सामाजिक विकास हुआ, जो आर्थिक विकास हुआ, इसमें लौह खनिज की क्या भूमिका रही इसके बारे में बताना है। तो इसमें भी वर्णन करना है, बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर हमें लिखना है। 8 नंबर का शायद ये प्रश्न है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि आपको 125 शब्दों में लिखना होगा, ठीक है। तो ये जो है 8 नंबर का प्रश्न है। उसके बाद वैदिक शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करिए, ठीक है। तो वैदिक शिक्षा व्यवस्था की कौन कौन सी विशेषताएं थी और वर्तमान में इसकी सार्थकता की समीक्षा करिए, मूल्यांकन करिए, इसके बारे में बताना था। तो ये भी देख सकते हैं कि प्राचीन जो है कला और संस्कृति से पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। तो ये मैं कुछ इस प्रकार से ये समझाना चाहता हूँ कि यूपीपीसीएस मेंस में कला और संस्कृति से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्राचीन कला और संस्कृति से पूछे जाते हैं। दूसरी बात कि इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बिल्कुल आसान पूछे जाते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं। तो अभी चूंकि अगली क्लास हम कर लेंगे उसमें मैं अभी और प्रश्नों को डिस्कस करूँगा। अभी मैंने 3 प्रश्नों को डिस्कस किया और अभी आपके 8 प्रश्न बचे हैं, उन 8 प्रश्नों को डिस्कस करूंगा। उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि इसके लिए क्या अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। मैं इसके लिए बताऊं क्या अप्रोच होना चाहिए दोस्तों और इसको किस प्रकार से तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद जो कल के बाद अगली क्लास आएगी उसमें हम फिर कला और संस्कृति की क्लास को स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास, उसके बाद विश्व का इतिहास, फिर उसके बाद आपका आता है भारतीय समाज, भूगोल, एक एक करके हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग फिर मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।